divided by 4 lakh, 2.5 lakh. So that would be considered as a payback period. So 2.5 years is a payback period. Secondly, if the cash inflows are not uniform, like every year my cash inflows keep changing, then I will consider the second method. In second method, what you do is you calculate with the help of this formula, base year plus investment minus cumulative cash inflow of base year upon cash inflows of next year. अभी यहाँ पे बेस ईयर कैसे फाइंड आउट करने का, तो हम लोगों ने टेक्निक देखा कि आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो देखना है. Once you calculate cumulative cash flow, then you have to check between which 2 years you completed your investment. मतलब investment का पैसा आपको वापस कभी मिला, कौन से 2 साल में, वो हमें identify करना है. And that has happened in the year between third and fourth year it happened. 3 and 4 के बीच में है. तो अपना पेबैक पीरियड कंप्यूट करते वक्त बेस ईयर हम लोग पकड़ेंगे 3 प्लस हम लोग कंप्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ बेस ईयर अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर. ये करके हमें मिल जाएगा पेबैक पीरियड. अभी जैसे हम लोगों ने पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाला था, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में अगर मल्टीपल बिजनेस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मल्टीपल बिजनेस के केस में जहां पे पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे. बट एज फार एज पेबैक पीरियड इज कंसर्न, जहां पे आपका पेबैक पीरियड सबसे कम होगा वो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट पर्पस हमें क्या देखना है, वेरेवर योर पेबैक पीरियड इज लेस वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी वेरेवर इट इज हायर वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट. And then third method which we learned was accounting rate of return. अभी accounting rate of return method क्या बोलता है, एवरेज आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है. एंड उसके लिए हम लोगों ने 2 अल्टरनेट फॉर्मूलाज देखा था. पहला फॉर्मूला था which was based on the एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया व्हाट इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज पैट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ये करके हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से आपको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलता है, एंड दैट इज इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ऑलराइट. तो कल हम लोगों ने ये 3 मेथड सीखा. तो आज हम लोग आगे नए मेथड के पास जाते हैं, दैट इज मॉडर्न मेथड्स. अभी मॉडर्न मेथड्स में हम लोग 3 मेथड मेनली सीखेंगे. One is net present value method, then profitability index method and discounted payback period method. अभी ये सब मेथड किस तरीके से कंप्यूट होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, बिकॉज कल हमने वही मेथड सीखा था पेबैक पीरियड का. तो उसी लाइंस पे ये मेथड है. सर अभी जो कल जो सीखे ना फॉर्मूला, वो सब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आएगा ना? यस. एक्सेल दिख रहा है अभी आपको? नहीं सर. नो सर. अभी दिख रहा है? यस.
अभी क्वेश्चन आप लिख लो। मॉडर्न 3 मेथड हम लोग एक ही सम में सीखेंगे, सो दैट यू कैन बी वेल अवेयर कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी एंड पीआई कैसे कैलकुलेट करें। सो आई विल शो यू हाउ द कैलकुलेशन इज डन, तो फिर आपको वो समझने में एकदम आसानी जाएगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सम सॉल्यूशन देखते कैसे करें। लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओ। हो गया सर। हो गया, चलो स्टार्ट करें सम। अभी देखो, जैसे पेबैक पीरियड में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगाया था, तो वी फाउंड व्हाट इज द बेस ईयर प्लस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ बेस ईयर अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, बराबर। लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड्स में वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मॉडर्न मेथड्स में यू विल हैव टू कंसिडर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। अभी जो लास्ट चैप्टर था डिविडेंड पॉलिसी, उसमें हम लोगों ने डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट देखा है, तो एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज डिस्काउंटिंग? यस, याद आ रहा है डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज का? डिस्काउंटिंग याद नहीं है? हेलो, कुछ तो बोलो। सर वो 1 डिवाइडेड बाय, हाँ हाँ वही, हाँ हाँ वो याद है ना? हाँ सर। सर उसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं कल भी रिवाइज कर रही थी ना अभी हाँ। जो एग्जाम की थी, वो एक बार इसमें बता दो ना वही। क्या कंफ्यूजन? क्यों करते वो तो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। क्यूमुलेटिव निकालना रहता है इसलिए ना। नहीं नहीं, डिस्काउंटिंग क्यों करते वो कंसेप्ट समझा? Why discounting of cash flows is required? That concept you are clear or not clear? नहीं, I'll repeat, but अभी आपको ध्यान देना है because certain things you have to understand and I have already explained this couple of times before. सी, आज आप कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपने इकोनॉमिक्स में सीखा रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? मैंने आपको बोला मैं 25 साल, आप आज मुझे 10 लाख रुपया दो,
मैं आपको 30 साल बाद 1 करोड़ रुपया देता हूँ, अच्छा है ये सौदा? 30 लाख? आज दे दो एंड मैं 30 साल बाद 1 करोड़ रुपया देता हूँ। नहीं, क्यों? अरे 3 गुना हो गया ना पैसा। 30 साल बाद ना, लेकिन हाँ, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए का वैल्यू क्या रहेगा, बराबर? करेक्ट। हाँ, मतलब आज जैसे हम लोग 20 साल पहले बात करें कि 20 साल पहले 2000 के टाइम, तभी आपको अगर कुछ खरीदना है, लेटेस्ट से आपको वड़ा पाव खरीदना है, तो तभी 6 रुपया 7 रुपए में वड़ा पाव मिलता था। हाँ, एंड आज के दिन देखोगे तो कम से कम 12 या 15 रुपए को वड़ा पाव है। नहीं, 20 साल पहले तो और सस्ता था, 5 रुपए 4-5 रुपए में था। तो you can imagine कि prices have almost tripled and size is also got curtailed. हाँ, so यहाँ पे क्या हुआ, या फिर तभी के टाइम if you consider फ्लैट का कॉस्ट, कि फ्लैट का कॉस्ट तभी के टाइम अगर आप बोलोगे कि 1 रूम 1 BHK लेना है, तो तभी के टाइम आपके पास 12 लाख 10 लाख रहेगा तो भी 1 BHK आराम से आ जाता था। 2 BHK मतलब 15 लाख। हाँ, एंड आज आप 15 लाख में 2 BHK क्या 1 RK भी खरीदने जाओ तो बिल्कुल आपका कैपेसिटी नहीं रहेगा, बराबर? तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया है, चेंज होते गया है। वैल्यू ऑफ मनी चेंज होना मतलब क्या? The purchasing power capacity of the currency or money has drastically gone down, and because of which what happens is, even if you are purchasing even if you are getting the amount in future, उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, कम होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 12 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया, तो आज के दिन में 12 लाख रुपए आउटफ्लो हो रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे इनफ्लो मिल रहा है फ्यूचर में, नो डाउट अबाउट इट कि फ्यूचर में आई एम गेटिंग इनफ्लोज ऑफ अबाउट 250, 4 लाख, 650, 380 एंड 2 लाख। लेकिन ये सब कभी मिल रहा है, फ्यूचर में मिल रहा है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 2 लाख रुपया मिलेगा, उसका वैल्यू आज के दिन 2 लाख ही रहेगा क्या? नहीं। नहीं, आज के दिन उसका वैल्यू क्या रहेगा, कम मतलब इफ यू डिस्काउंट एट 5 साल के बाद का 2 लाख टुडे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिंस दैट वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, so what department means what we consider is we need to discount the cash flows, and discounting of cash flows मतलब क्या, हम लोग फ्यूचर जो वैल्यू है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए। अभी समझ में आ रहा है? तो 1 रुपए का 1 साल के बाद वैल्यू कितना होगा, तो 10% से अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो 1 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा, 110% होगा, करेक्ट? यस। वैसे 2 साल 3 साल 4 साल बाद हम लोग वैल्यू देखते जाए तो ये 110% होते रहेगा। डू यू एग्री? राइट। लेकिन ये सबका अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते गए, कि आपको बोला कि अरे 5 साल बाद 1.61, तो उसका आज का वर्थ कितना है, आज का वर्थ उसका 1 रुपया ही है ना। अभी समझ में आ रहा है कि मैं 1 रुपए को इन्वेस्ट करते गया तो मुझे 5 साल बाद मिलेगा 1.61, तो 1.61 5 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वर्थ कितना है, 1 रुपए का ही है ना। यहाँ पे बस उल्टा आने का सर, मतलब हाँ, सिर्फ हम लोग उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 years के बाद वैल्यू 1.61 है, तो आज के दिन उसका वैल्यू कितना। गॉट इट सर। Got it? सर, अपने वो कैपिटल गेन्स वाला इंडेक्सेशन का बात किया था ना इधर। यस, कि इंडेक्सेशन, वहां पे भी इंडेक्सेशन क्यों करते हैं हम लोग कैपिटल गेन्स में, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट देते हैं, बराबर। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर दे रहे हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को हम लोग क्या करते हैं, वी गिव दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट सो दैट ये जो प्राइसेस में जो डिफरेंस आ रहा है कि प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो प्राइस अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कंसिडर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज कैलकुलेशंस। कि हम लोग क्या करते हैं कि परचेज किया था 2000 में, तो तभी हम लोग उसको इंडेक्स नंबर देते हैं 100, एंड आज को इंडेक्स नंबर देते हैं 289, जो आपने लास्ट ईयर सीखा था। तो ये क्यों किया, बिकॉज 100 रुपीज का वैल्यू 289 हो गया।
बराबर। हाँ, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं। वैसे कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है, आज मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मुझे नेक्स्ट 5 साल या 10 साल में जो इनफ्लो मिलेगा, लेकिन वो सब फ्यूचर है ना। तो फ्यूचर को अगर डिस्काउंट करके मैं आज लेके आऊं तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आए। ये सबको पॉइंट डाइजेस्ट हो गया। यस सर। हाँ, यस सर। अभी क्वेश्चन आता है कि इसको डिस्काउंट कैसे करें। हाँ, तो एक तो आपको एग्जामिनेशन में डिस्काउंटिंग टेबल देते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग टेबल नहीं दिया फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी फाइंड आउट कैसे करने का देखो, मैं वापस एक बार एकदम शांति से बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद सबको ये कैलकुलेशन आना ही चाहिए। हाँ, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, सपोज 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। हाँ, तो हम लोग कैसे करते हैं, 1/1 + R, ये पहले साल का है। हाँ? फिर हम लोग ये जो आंसर आया है उसको वापस डिस्काउंट करते हैं, मतलब ये जो आंसर है ऊपर वाला आंसर, उसको ही क्या करते हैं, डिवाइड बाय और एक बार डिवाइड करते हैं, तो ये रेज टू 2 हो जाए। हाँ? फिर ये रेज टू 3 हो जाए। हाँ? फिर ये रेज टू 4 होगा, एंड फिर ये रेज टू 5 हो जाए। लेकिन कैलकुलेशन करते हो तो आप कैलसी पे कैसे करोगे, 1/1.1। प्रेफरेबली इसको क्या करना है, 4 डेसिमल तक लेना है, तो 4 डेसिमल तक कैसे लेंगे, 9091। अभी वापस इसको मैं डिस्काउंट करूंगा, तो इसको वापस डिवाइड बाय 1.1 करने का आपके कैलकुलेटर पे एकदम आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ 1/1.1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाना है, तो आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स का क्या होते जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलते जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो 0.8264, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मिलते जाएगा तो कितना आएगा, गॉट इट? तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर में इधर लिख दूं, हाँ सर, आ गया कैलसी पे। आ गया है ना। यस। अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकालने का, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब 2,15,000 टू 0.9091 करेंगे तो पहले साल का आ जाएगा, फिर दूसरे साल का आएगा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आर यू गेटिंग इट? कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करना है ये दो टर्म्स को। तो पांचों साल का टोटल मिलके कितना हुआ, 14,29,900। ऑल राइट, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। सर बोलो ये भी। आपका स्क्रीन स्टक है क्या? सॉरी, आपका स्क्रीन स्टक हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। मेरे यहाँ पे स्टक होके दिख रहा है। वो स्क्रीन को थोड़ा हिला फिर ठीक हो जाता है। किया मैंने नहीं और और नेट प्रॉब्लम रहेगा सर, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वापस लॉगिन करो सर।
हेलो सर। एक मिनट। हाँ। हाँ सर, अभी दिख रहा है। ओके, दिख रहा है अभी सबको? हाँ सर। देखो अभी हमने क्या किया, पहले डिस्काउंटिंग कर लिया, ये सबको समझ में आया? हाँ Yes. यस। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई करके आया, ये सबको समझा? यस देन क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकाला? फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, देन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड ईयर का। मतलब हम लोग ऐड करते जाएंगे कि टोटल कैश फ्लो आज के दिन तक कितना मिला। अथर्व समझा ये पॉइंट? हाँ सर, मैथ्स में था ये। मैथ्स में था ना, बराबर। अभी देखो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना ये करना है मुझे 12 lakhs के लिए 12 lakhs के। तो बिटवीन विच 2 years इट विल हैपन? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। यस, तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में है। तो फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूला आपको याद है तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मैंने क्या फर्क किया उसमें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मैंने क्या यूज किया वर्ड? क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड यूज किया, बराबर। फॉर्मूला आप कंपेयर करोगे तो सेम है, सिर्फ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की जगह पे मैंने क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखा है। एंड अपॉन कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर की जगह पे क्या लिखा है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखा है। मतलब आपको क्या लेना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैश फ्लोज यू हैव टू टेक डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का कॉलम। तो इन शॉर्ट आपको ये दो कॉलम पे ध्यान देना है। बेस ईयर कौन सा आएगा मुझे बताओ? Third year. थर्ड ईयर। हाँ, थर्ड ईयर बेस क्यों आया? ये दोनों में से जो पहला रहेगा वो बेस थर्ड ईयर आ गया। इन्वेस्टमेंट है आपका 12 लाख। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है ऑफ बेस ईयर? 1046। 46 1 एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना है? 259 540। दैट्स इट, ये लिख लो। तो बेस ईयर कितना है? 3 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 लाख। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है बताओ? 10 46 180 46 3.61 होता था। अपॉन 2,59 540। तो टोटल आंसर कितना है? 3.616 3.616। 6। गॉट इट?
तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सबको क्लियर हुआ? तो 3.59 आ रहा है। फाइव नाइन टू सिक्स है। चलिए एक बार वापस चेक करो। 5926 यस, हाँ, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कितना आएगा? 3.5926। एवरीवन इज क्लियर टिल दिस स्टेप? सो Yes, sir. आप पहले ये लिख लो, फिर हम लोग एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं। वो एकदम सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है नहीं। आपको कल के मेथड से आप कनेक्ट कर पा रहे हो इसको? हाँ यस, हाँ, तो सेम वैसे ही है, सिर्फ आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कंसीडर करना। ऑलराइट, तो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, वो सब में दिया रहेगा हमेशा। नहीं वो 4 दिसंबर तक लिखने का ना, यस, और लास्ट का जो है उसको राउंड ऑफ राउंड कर ऑफ करने का। हाँ, इसके लिए मैंने ऐसे राउंड ऑफ करके दिखाया। ओके।
हो गया डन सर। डन सर। हो गया सबका ना। अभी हम लोग देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें। हाँ, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज सिमिलर टू योर पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। कैन यू रिमेम्बर? मैं एक एक लिंक करते जा रहा हूँ। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यू कैन लिंक विद पेबैक पीरियड, राइट? वैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू यू कैन कोरिलेट विद पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। उसमें हमने क्या लिया था? टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो लिया था, राइट? यस। हाँ, यहाँ पे क्या है? सेम है, सिर्फ मैंने क्या लिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दैट्स इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बताओ मुझे। यस, एबी बताओ, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आएगा? सर उसमें कैश इनफ्लोस का टोटल रहेगा ना? हाँ, टोटल उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो या कैश इनफ्लो? डिस्काउंटेड का टोटल। देखो ये जो टोटल है ना, वो हम लोग किसके लिए लेते हैं? पेबैक पीरियड के लिए, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लेते हैं। ये सिर्फ कैश फ्लो का टोटल। यहाँ पे क्या दिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू आता है, हाँ ओके। उसको हम लोग ट्रीट करेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। गॉट इट? तो कितना आएगा? 14,29,900। ओके। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो आपको पता है कितना है? 12 लाख। यस। आउटफ्लो में कुछ फर्क क्यों नहीं आया बताओ? इन्वेस्टमेंट हुआ है ना? यस, पहले दिन ही हुआ है तो उसमें कुछ डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपका एनपीवी कितना आएगा? 2,99,000। 2,29,900. डू यू एग्री? यस। यस, गुड। हाँ ऑलराइट। हाँ, अभी ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो रूल हमने पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखा था, सेम रूल अप्लाई इधर भी होगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, इट इज गुड टू इन्वेस्ट। अगर एनपीवी निगेटिव है, देन इट इज नॉट गुड टू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। ऑलराइट? यस। यस। हाँ, अभी उसके बाद हम लोग और एक कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, चलो हम लोग कंपेयर करते हैं मार्क्स ऑफ शची एंड एबी। शची को मार्क्स मिला 84 एंड एबी को मार्क्स मिला 46। किसका स्कोर अच्छा है बताओ? सच्ची। शची का अच्छा है, बराबर। हाँ, अभी हम लोग बोलेंगे 84 इज मोर देन 46, सो 84 इज गुड। बट हैव आई टोल्ड यू कि ये पेपर कितने मार्क्स में से था? नहीं, you should have asked that question.
This was 100 mark paper and this was 50 mark. Now, will your answer change? Yes. 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 हाँ, because percentage terms में शची का percentage कितना होगा अभी? 84%. 84%. And AB का percentage कितना होगा? 92% होगा. So now your answer changed. Yes. Yes. Got it? That means हमेशा सिर्फ absolute value देखना. Can you recommend always to just focus on the absolute values? मतलब सिर्फ 84 and 46 देख के हम लोग हमेशा decision ले पाएंगे क्या? नहीं. नहीं, हमें क्या देखना पड़ेगा? Proportionate और percentile basis पे भी decision making करना पड़ेगा. हाँ? And absolute values में आपको जो information मिलेगा वो उसको हम लोग बोलेंगे net present value. हाँ? लेकिन जो proportionate basis पे आपको return मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे profitability index. हाँ? अभी आपको important समझ में आ गया proportion का? Same concept business में use होगा. हाँ? चलो शची बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास ये दो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखा, which one will you prefer for investment, A और B? इन्वेस्टमेंट कितना है? नहीं, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है तो which one will you prefer? ए. A. क्यों? सिंपल रीजन, नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है. करेक्ट. हाँ, दैट मीन्स योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फॉर एग्जांपल इज लेट अस से 52 लाख सपोज, एंड आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो सपोज है 40 लाख. तो आपका एनपीवी कितना आएगा? 12 लाख. राइट. लेकिन अगर मैंने बोला इधर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 20 लाख एंड आपको कैश इनफ्लो मिलेगा 30 लाख. नाउ विल योर आंसर चेंज शची? Still will you prefer to invest in project A or project B? प्रोजेक्ट ए में ही करूंगी. Okay. क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ डबल नहीं 10% मिल रहा है ना ज्यादा. 20 लाख इन्वेस्ट करूंगी तो 30 मिल रहा है, पर इधर 40 करूंगी तो 12 लाख ऊपर ज्यादा मिल रहा है ना. मैं इधर 20 लाख कर रहा हूं तो मैं 10 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है ना. हाँ, उधर 12 मिल रहा है ना. लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट किया मैंने? 40. सर बी ज्यादा अच्छा है. देखो शची, मैंने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया तो शुडंट आई गेट डबल रिटर्न्स? राइट. आर यू गेटिंग इट? कि 20 के जगह पे मैंने 40 इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे जो 10 लाख मिलने वाला था वो 10 का 20 नहीं, चलो 17 18 तो मिलना चाहिए, 12 ही मिल रहा है. तो वुड यू सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन दैट प्रोजेक्ट? नहीं, अगर कंपेयर करने जाए तो राइट. हाँ, सिर्फ एनपीवी देखा जाए तो व्हाट योर आंसर इज सेइंग इज करेक्ट कि एनपीवी में जिसका एनपीवी ज्यादा है उधर इन्वेस्टमेंट करें. हाँ, लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट फैक्टर को भी कंसिडर करें तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे मेरा प्रोपोर्शनेट जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है वो थोड़ा कम है, किधर? ए में कम है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीआई निकालते. एनपीवी कैसे निकाला बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. आउटफ्लो. एंड पीआई कैसे आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे ही हम लोग बी के लिए निकालेंगे. बी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आएगा? 10 लाख. लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा? 1.5. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ. 1.3 मतलब क्या? मैं जितना पैसा डालता हूँ उसका 1.3 टाइम्स मुझे रिटर्न मिलता है. मतलब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख तो मुझे 10 लाख का 1.3 टाइम्स मतलब 13 लाख का मुझे रिटर्न मिलेगा. हाँ, अगर मैंने 10 लाख की जगह पे 1 करोड़ डाला तो मुझे 1 करोड़ 30 लाख का कैश इनफ्लो मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, वैसे ही बी का आंसर है 1.5. मतलब क्या?
1.5 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। यस, जो भी आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है वो कितना होगा, 1.5 टाइम्स आपको ज्यादा कैश इनफ्लो मिलेगा। तो ऑब्वियसली विच वन विल यू प्रेफर फॉर इन्वेस्टमेंट? डी। B, huh? Because wherever profitability index is higher, that option we will choose for investment. Are you understanding? Yes or no? सर पर अगर देखा जाए तो 20 लाख इन्वेस्ट किया है तो 30 मिल रहा है, पर इधर 40 कर रहे तो 52 मिल रहा है, मतलब 10,000 से भी ज्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इंडेक्स 10 लाख से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन आप सोचो, मैं 20 लाख और देखो, मतलब हम लोग एडिशनल बात मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा देखते हैं। हाँ, एडिशनल रिटर्न्स कितना है, 2 लाख, एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 लाख। नाउ डू यू थिंक इट इज स्टिल जस्टिफाइबल कि 20 लाख 10 लाख कमा रहा है और मैं 20 लाख डालूं एंड उससे सिर्फ 2 लाख मिलेगा? इज इट जस्टिफाइबल? नहीं। अभी अभी आर यू गेटिंग दिस? यस। एंड 1.3 एंड 1.5 का मतलब क्या है, मैं दोनों में ए एंड बी दोनों प्रोजेक्ट में अगर मैंने 20-20 लाख डाला तो बी मुझे कितना रिटर्न देगा, 1.5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट, 30 लाख दिया, एंड ए कितना इन्वेस्टमेंट, ए कितना रिटर्न देगा, 1.3 टाइम्स। 3 टाइम्स, मतलब 26 लाख ही देगा। मतलब अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम रखा तो मुझे रिटर्न ज्यादा किधर मिलेगा, बी में मिलेगा। यस। तो अगर मुझे सिर्फ कैश इनफ्लो को बढ़ाना है तो मैं एनपीवी क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, जिधर एनपीवी ज्यादा है उसको सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाना है तो नेचुरली जिधर मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, समझा। ओके, मुझे बताओ ये फॉर्मूला कैसा है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, अठारह लाख 1429,400, राइट? बराबर। तो कितना है, 1.19। 19। आर यू गेटिंग दिस? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा आपका, 1.19 आएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। श्योर? तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। एनपीवी आपको क्या बोलता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। इट इज सिमिलर टू पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ले रहे हैं। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको बताता है प्रोपोर्शनेट इनफ्लोज एज कंपेयर टू आउटफ्लोज, मतलब मेरा इनफ्लो आउटफ्लो का रेशियो कितना है, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ऑल राइट, लिख लो अभी।
डन सर। डन। अभी आपको एक सम दो, आप करोगे कैलकुलेशन? चलेगा सर। चलेगा। इसका मीनिंग पता है ना, निगेटिव लिखा मतलब? सर लिखा सर, नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, मैं शीट पे ही लिखा। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। अभी यहाँ पे देखो, इधर जैसे लास्ट टाइम दिया वैसे रहेगा, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली कि कैलकुलेट करो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड दे हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन फॉर 5 इयर्स। अभी 5 साल ही हमेशा होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जस्ट इट्स दैट कोइंसिडेंटली इट हैज हैपेंड 5 इयर्स इन बोथ केसेस। सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ईयर 0th ईयर दे हैव शोन नेगेटिव, उसका मीनिंग क्या है? इट इज an investment, right? Huh? And if it is an investment, it has to be considered negative. Are you getting it? Hello? हाँ सर। मतलब ये इसको लेने हम का ही नहीं ना, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करने फर्स्ट का। ईयर से ही स्टार्ट करने का, इसको इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं, दैट्स इट। ओके। हाँ, आप करोगे कैलकुलेशन? हाँ चलो 15 मिनट देता हूँ, फटाफट आंसर निकालो इसका। ये देखो, एक बार आपका बेस पक्का हो गया ना, तो फिर मैं नेक्स्ट मेथड पे जा सकता हूँ, दैट इज IRR मेथड। लेकिन पहले ये तीनों आपको अच्छे से आने थे। आर यू गेटिंग इट? तो 4 डेसिमल राउंड ऑफ करके आपका फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा 3.62, फिर ये आएगा 5,06,693 एंड ये आएगा 1.2026। गॉट इट? ओके सर। हाँ सर। ओके। अभी सेम क्वेश्चन में हम लोग और एक काम करते हैं, कैलकुलेट IRR। ये मेथड अभी सबको क्लियर है, वो तीनों? यस। तो हम लोग IRR मेथड के पास आते हैं। हाँ? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज IRR। हाँ? तो IRR means it is that rate of discounting IRR मतलब क्या होगा? इट इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंटिंग वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मैचेस विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मतलब मैं जब भी कैश फ्लोस को डिस्काउंट करता हूँ, तो डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ? तो ये फाइंड आउट कैसे करने का, तो आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन मेथड यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। एक मेथड है फॉर्मूला मेथड, एक मेथड है इंटरपोलेशन मेथड। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड से आप कर सकते हो। पहले मैं आपको फॉर्मूला मेथड सिखाता हूँ, फिर आपको इंटरपोलेशन मेथड सिखाता हूँ। फॉर्मूला का सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि आपको फॉर्मूला बाय हार्ट रखना पड़ेगा। इंटरपोलेशन मेथड में यू नीड नॉट बाय हार्ट एनीथिंग, यू कैन रिमेंबर स्टिल द कैलकुलेशन पार्ट। Only thing what you have to remember is how that calculation is done in a specific way. That's it. बाकी उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। All right? ओके। अभी देखो, इसमें क्या करना है आपको, 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टेप्स क्या है देखो,
फाइंड आउट टू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। पहले फिर फॉर्मूला वाला बताऊं या ये इंटरपोलेशन वाला बताऊं? अभी हमें दो डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है नियर बाय। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 12% से डिस्काउंट किया तो आपका एनपीवी क्या होता है 5 लाख से पॉजिटिव हो रहा है बराबर। अब ये एनपीवी क्या होना चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं ये एनपीवी 0 होना चाहिए। तो एनपीवी को अगर 0 करना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाएंगे या कम करेंगे बताओ? बढ़ाएंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाएंगे, यस। हाँ, बिकॉज जैसे मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाऊंगा फिर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये एक पॉइंट दिमाग में रखो कि व्हेन आई इंक्रीज द डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्टार्टेड डिक्रीज। ऑलराइट। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, we will take two discounting factors। देखो 12% लेके भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं अभी 15% लेके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे आपको ट्रायल एरर मेथड ही फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस से आपको समझेगा कि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को कितने से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, देखो अभी 12% होके भी आपका एनपीवी कितना पॉजिटिव है, 5 लाख है आपका एनपीवी, करेक्ट। मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट योर एनपीवी इज पॉजिटिव। डू यू एग्री? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। कि आपका एनपीवी सपोज सिर्फ 15-20 हजार रहता, हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर सीधा 5 लाख, मतलब एनपीवी 5 लाख से कम करना है तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर थोड़ा ज्यादा परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सो लेट अस से इफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 18%, तो क्या क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा मुझे बताते जाओ। बताओ आगे का। 0.7182। ओके, अभी देखो क्यूमुलेटिव तो हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमें सिर्फ क्या चाहिए, एनपीवी चाहिए बराबर। तो यहाँ पे एनपीवी कितना आएगा, स्टिल एनपीवी आपका क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, हमें एनपीवी क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो वी नीड टू फाइंड आउट टू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। हाँ, जैसे हमने ऊपर लिखा था कि दो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, एक में एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, एक में एनपीवी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। हाँ, एंड टू नियर बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, नियर बाय मतलब आइडियली नियर बाय 1 और 2 का डिफरेंस, बट मैक्सिमम आप 4 तक का डिफरेंस ले सकते हो, 3 से 4 तक का। डोंट टेक इट डायरेक्टली 18 एंड 28%। हाँ, उससे आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन आप जितना डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, अभी देखो आप बोलोगे इतना सब सोचने की जरूरत क्या है, सीधा मैं 28% से डिस्काउंट करता हूँ तो आंसर निगेटिव ही आएगा। बट वैसा मत करो बिकॉज व्हेन यू डिस्काउंट एट सच अ हाई रेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ यू डिस्काउंटिंग एट वेरी हाई रेट तो दोनों का गैप बढ़ेगा, एंड गैप जितना बढ़ेगा उतना इंटरपोलेशन का रिजल्ट अप्रोक्सीमेशन करेक्ट नहीं आएगा।
हाँ, आप जितना नजदीक रखोगे उतना प्रिसाइज आंसर आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द इंटरपोलेशन। यहाँ तक समझ में है? तो हम लोग ट्राई करते हैं। देखो अभी 6% डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाने से भी आपका कैश फ्लो क्या हो गया, एनपीवी 5 लाख आ रहा था, उसके जगह पे 1 लाख आ रहा। तो अभी मैं एक बार 22% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके देखता हूँ, देन विल सी वेदर इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया सबको? मतलब ऐसा ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा। ट्रायल एरर करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू द कैलकुलेशन। मतलब रफली आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं भी रफली बोल रहा हूँ ना कि अभी ये तो आपको लॉजिक समझता है कि 6% से बढ़ा दिया तो 5 लाख से कम हुआ, 5 नहीं 4 लाख से ऑलमोस्ट कम हुआ, तो मुझे और उसको निगेटिव आंसर चाहिए। तो हम लोग 3-4 का फर्क लेके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और प्रोबेबली वी कैन ट्राई विद 21। तो 21% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। अभी मल्टीप्लाई तो हमें किससे करना है, 5,40,000 इंटू 0.8264। आ गया। तो सेकेंड का भी हम लोग वैसे ही करें। आ गया निगेटिव? आर यू गेटिंग इट? यस। हाँ, अभी एक में पॉजिटिव आया, एक में निगेटिव आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इंटरपोलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। इंटरपोलेशन मेथड सिखा दूं पहले? फॉर्मूला तो आपके आसानी से डाल के आपको आ जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को मैं डीसीएफ लिख दूं? यस। वो कॉलम अननेसेसरी बढ़ा नहीं पड़ा। अभी पहला मेथड सीखते हैं, इंटरपोलेशन मेथड। ध्यान से सुनो। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड एनपीवी। डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले कितना था, 18% था। एनपीवी कितना है उधर, सेकेंड 21% है। एनपीवी कितना है, मतलब इंक्रीज इन डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, एंड एनपीवी कितने से कम हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मुझे बताओ। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ। हेलो, 36 कुछ। ये दोनों का डिफरेंस बताओ। 33,000 23,694। ओके, छोड़ दो, 33,695। गलत। पांच एंड 2 का डिफरेंस बताओ। क्या सर आप बच्चों वाली बातें करते हो। 5 एंड 2 का डिफरेंस बताओ। 3। हंसो मत। 5 एंड -2 का डिफरेंस बताओ। इज इट 3? नो। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस हो जाएगा ना 7। हाँ, माइनस माइनस प्लस। तो 5 एंड -2 का डिफरेंस क्या है, 7। आ रहा है समझ में? तो 1,02,491
एंड -68,797, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 171288। यस, समझ में आया अभी? क्योंकि ये अगर रॉन्ग कर दिया तो आगे गया सब पूरा, मतलब इतना सब बेचारा मेहनत करके इधर आपने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया तो क्या आपका आंसर? आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इजी है, एक बार आपको समझ में आ गया तो लॉजिक आपका दिमाग में रहेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इंटरपोलेशन मतलब देखो ये इनवर्सली रिलेटेड है, जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है ना कि ये 10% से बढ़ गया तो ये 5% से बढ़ गया, ये 10% से कम हुआ ये 5% से कम हुआ, ऐसा जहां पे रहेगा ना वहां पे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि 10 के लिए इतना तो 12 के लिए कितना, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाता हूँ एनपीवी कम होता है, मतलब दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। आर यू गेटिंग दिस? कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 3% से बढ़ा दिया तो एनपीवी मेरा कितने से कम हुआ? इट इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज? इट इज डिक्रीज्ड बाय 171 287। हाँ, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ा रहा है, एनपीवी कम हो रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अभी मुझे सोच के बताओ, 18% में मेरा एनपीवी 1,02,491 है। हाँ, जो मैंने 3% से बढ़ाया तो मेरा एनपीवी कितने से कम हुआ? 171 287। राइट, डू यू एग्री? हाँ, मुझे एनपीवी कितना करना है आईआरआर मेथड में? नील करना है, मतलब मेरा एनपीवी कितने से कम होना चाहिए? अभी मेरा बेस पकड़ लिया मैंने 18%, जबकि एनपीवी मिल रहा है मुझे 1,02,491। तो 102,491 को जीरो करने के लिए एनपीवी कितने से डिक्रीज होना चाहिए? 0 नहीं 3 से ना सर? कितने से? सेम अमाउंट से। कितना? 102,491 से। एनपीवी जीरो करना है तो एनपीवी कितने से कम होना चाहिए? बराबर। हाँ, सेम अमाउंट से, राइट। सेम अमाउंट से ना, 1,02,000 का आपका एनपीवी है तो वो जीरो करना है तो कितने से कम अमाउंट होना, कितने से कम होना चाहिए? सेम अमाउंट से। हाँ, अभी आप आंसर कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 into 102,491 डिवाइडेड बाय 171 287, तो कितना है ये आंसर? 1.795। मतलब मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने से बढ़ना चाहिए? 1.791 से बढ़ना चाहिए, करेक्ट? डू यू एग्री? यस। तो मेरा आईआरआर कितना आएगा? 18% प्लस 1.795%, तो मेरा आईआरआर कितना आएगा? 19.795। डू यू एग्री? यस। इजी? ये लॉजिक आपको दिमाग में बैठ जाएगा। So instead of using formula, you can use this interpolation technique to calculate what is the internal rate of return. Yes? यस। अभी साथ साथ आपको फॉर्मूला मेथड भी सीखना है। ये लिख लेते हैं पहला। हाँ ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर मैं आईआरआर का फॉर्मूला तब तक लिख ले।
मतलब फॉर्मूला में यही कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला में डालेंगे। हाँ? अभी जैसे यहाँ तक का स्टेप था कि हम लोगों ने दो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, एक में एनपीवी पॉजिटिव था, एक में एनपीवी निगेटिव था, बराबर। तो जो लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर था 18%, हाँ, उसको हम लोग D1 बोलेंगे, 18%, एंड जो हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर था उसको हम लोग बोलेंगे D2। अभी एनपीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है बताओ मुझे। अठारह % डिस्काउंटिंग फैक्टर के टाइम एनपीवी कितना है? 1,02,491। डू यू एग्री? हाँ Yes. एंड एनपीवी 2 उधर क्या आएगा? बताओ। -68,797. निगेटिव 68,797, करेक्ट। हाँ, अभी हम लोग ये फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आईआरआर के फॉर्मूला में। D1 कितना है? 18%, हाँ, प्लस एनपीवी एट D1 कितना है? 102,491 अपॉन 102,491 माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। यस, एंड इनटू दोनों का डिफरेंस, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इधर? ये दोनों प्लस होके हो जाएगा 177, कितना आएगा? 171, 287. into 3%। बताओ इसका आंसर कितना है? 1.795. आ गया? तो आईआरआर कितना होगा? 19.79. सेम है आगे। Do you agree? Yes? समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला में भी हमने ऑलमोस्ट सेम किया, सिर्फ क्या किया इधर, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग द आंसर और इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लॉजिक, हम लोगों ने फॉर्मूलाज में वैल्यू क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। D1 फाइंड आउट किया, लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर 18%, हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर D2 21%। तो हम लोगों ने क्या किया? 18% प्लस लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर का एनपीवी अपॉन लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर का एनपीवी माइनस हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर का एनपीवी। अभी माइनस ऑफ माइनस हमेशा क्या होगा? वो आंसर प्लस हो जाएगा, इनटू डिफरेंस इन द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जो था 3%, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया, राइट? यस सर। अभी इधर जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर 3% में लेने का या इंटू सिर्फ 3 इंटू 3 करने का? लेने का, इंटू 3, बिकॉज हम लोग आंसर परसेंट में लिखेंगे ना फाइनली, तो इंटू 3 करने का, एंड आगे सिर्फ परसेंटेज सिंबल देने का, क्योंकि इंटू 3% करोगे ना तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा आपका। करेक्ट। में डेसिमल में नहीं चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज सिंबल मत हटाओ, इंटू 3 करो,
तो इसके लिए आंसर 1.795 है। अगर आपने 3% दबाया तो आंसर 0.017 लगाएगा। हाँ सर सिर्फ ना इधर जो डिवाइड में प्लस है ना वो 288 आ रहा है। हाँ, वो इधर भी वैसे ही होना चाहिए था एक्चुअली। इधर भी, इधर क्या हुआ फिर? 171 287 लिखा है ना, इट्स 288। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस। तो इधर भी वही होना चाहिए, समझे? क्योंकि सेम फिगर्स ही है ना, ऊपर का फिगर्स ही होगा। राइट। तो वो शायद तभी क्या हुआ रहेगा, ये दोनों डेसिमल में आंसर्स है ना, इसके लिए वो एडजस्ट होते वक्त 7 हो गया, दोनों प्लस का। गॉट इट? यस। हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको कैलकुलेशन? यस। लिख के हो गया? नो। ठीक है, लिख लो। अभी और एक सम करके ब्रेक लेंगे, आप भी ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट। ऐसा भी चलेगा। फ्रेश हो आप लोग तो आईआरआर का और एक सम करके ब्रेक लेते हैं हम लोग, या फिर होमवर्क दे दो आईआरआर का एक सम। कैसा भी चलेगा। ये कितना बजे तक है? आज कितना? आज 8:30 तक लेंगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग में आपको काम करना पड़ता है उधर कुछ? हाँ। फर्स्ट कैलकुलेट एनपीवी एंड पीआई, हाँ, देन विल चेक द आंसर, फिर आईआरआर स्टार्ट करो, हाँ। एंड जैसे हमने डिस्कस किया था, राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल में, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिखा देता हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आप कैलसी पे निकालो एंड मेरे साथ कंपेयर करो। क्या है फर्स्ट ईयर का? सर वेट एक सेकंड। देखते हैं। हाँ सर। सेकेंड ईयर का? हाँ करेक्ट है। आगे का चेक करो। हाँ सर। ठीक है, करो।
5.936 है सर। क्या 5.936? क्या 5.936 है? फाइव ईयर्स ना 5.936 सर अपन वो निकालते ना ईयर्स। शिवाजी, what is the question? ओके सर। तुमने निकाला वो अच्छी बात है, बट वो पूछा नहीं है सब में। वो डिस्काउंटेड, आर यू टेलिंग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड? हाँ सर। हाँ, आई सस्पेक्टेड, बिकॉज मुझे लगा IRR पीआई इतना बड़ा नहीं आएगा। तो बाकी लोग वो होमवर्क करो, अच्छा हो तुमने निकाला। बाकी लोग होमवर्क करो एंड चेक करो आपका आंसर कितना आना चाहिए। हाँ शिवाजी, 5 पॉइंट। एक मिनट है सर, मैं वो ये कर दिया। कट कर दिया। सर PI 1 आ रहा है, 1.00। 1.00 आ रहा है, एनपीवी 0 हो गया मतलब। नहीं, 11,620 है। करेक्ट। हाँ, PI 1.0058 वगैरह ही आ रहा हाँ, तो है। उसको 1.01 करो, 00 मत लिखो, बिकॉज 1.00 का मतलब सेम हो वन जाए। हाँ, तो क्या सर 1.1 लिखे? 1.01 लिखो। 5.936 5.936। बच्चा सर लोग ये पीआय ला काय म्हणालात तुम्ही, काय लिहायचं? 1.00 0.00581. 1.001 लिखो। ओके। ये होमवर्क करो, सर डिस्काउंटेड पे आपका बैक। आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक, अभी आ रहा है? हाँ, हाँ, डिस्काउंटेड पे बैक होमवर्क करके निकालो, उसका आंसर 5.93 आएगा। एंड इसका आंसर चेक करो, क्या है आंसर? यस। हाँ सर। अभी आपका काम तो आसान है, ये आ गया सबका एनपीवी एंड पीआई। हाँ ये आ गया तो आप मास्टर लोग बन गए। अभी मुझे बताओ, IRR निकालने के लिए देखो 20 लाख के सामने सिर्फ 11,000 का एनपीवी है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने से बढ़ाना पड़ेगा, आप ही मुझे बताओ। हाँ, क्या सर? 14% डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया तो एनपीवी सिर्फ 11,620 आ रहा है 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने। हाँ 1-2% से बढ़ाएंगे। 1-2%। हाँ, एक हाथ पर, दो भी नहीं, 1% से भी बढ़ाओगे तो भी एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक 15। अभी आपको समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे लगाने का, ट्रायल एरर भी कैसे करने का? हाँ सर। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ऐसा नहीं। अभी देखो, इधर तो श्योर शॉट करेक्ट आएगा आपका आंसर, बट जहां पे जैसे लास्ट क्वेश्चन था वहां पे ऐसा एरर हो सकता है कि सपोज मैंने पहला आंसर निकाला 18%, वो पॉजिटिव आया, बाद में 20% लिया, वो भी पॉजिटिव आया, तो दो पॉजिटिव आया तो आंसर नहीं निकालने का, मतलब इंटरपोलेशन नहीं करने का, आपको क्या करना पड़ेगा, और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा 21%, एंड फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो इंटरपोलेशन के लिए हमेशा एक पॉजिटिव एक निगेटिव ही होना चाहिए। तो आगे का वर्किंग आप करोगे अभी 15% वाला। मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिखाता हूँ तो आगे आप करो। करोगे आगे? यस। फाइनल आंसर निकालना है। हाँ, इसका फाइनल आंसर निकालना है, फिर IRR निकालना है। IRR कैसे करेंगे, फॉर्मूला अच्छा लगा या इंटरपोलेशन अच्छा लगा? और मिला। ठीक है, तो फॉर्मूला से करो।
सर अभी ये हम लोग 15% वगैरह का भी अलग से बनाएंगे कॉलम, तो कुछ लिखना पड़ेगा या रैंडमली हम लोग बनाएगा? नहीं, 15% का कॉलम जैसे मैंने कॉलम बना वैसे ही बना। ओके। $51,200 लेस में आ रहा है सर। एनपीवी 69920 है। 51,200 आया सर। 51,200 इज करेक्ट। ये देखो यहाँ पे वर्किंग आपके साथ। .97 आया सर। अभी ये फॉर्मूला में डाल के करना है ना? हाँ, IRR मध्ये टाकायचं आहे। $14.18 आला सर IRR। करेक्ट। आप लोग लिख भी रहे हो ना साथ में? हाँ।
करेक्ट, फॉर्मूला में डालोगे तो चेक करो सेम ही आंसर आना चाहिए, फॉर्मूला रखो मेथड या फिर ये मेथड रखो, आंसर वुड बी सेम। Yes, 14.185. सर करेक्ट आहे. करेक्ट आहे, हा फॉर्म्युला मध्ये पण तेच होतं. करेक्ट, गुड. सो फॉर्मूला मेथड यूज करो या फिर इंटरपोलेशन मेथड यूज करो, जो भी आपको पसंद है आप करो, लेकिन अल्टीमेटली एंश्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट. सर वर्क पण इझी आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तरी पण येतं सर. हाँ, पण हे फॉर्म्युला वाला एकदम अशोर्ड वाटतं, ते थोडं डायसी होतं कधी कधी ना, डायट हो. यूज का नाही. फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, बस बाकी कुछ. हाँ, All will try to understand. Let us try to understand what is the difference between internal rate of return and modified internal rate of return. हाँ? अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने IRR निकाला, उसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, इट इज रेट ऑफ डिस्काउंटिंग at which NPV is nil. अभी डज इट मीन कि मैं डिस्काउंट कैश फ्लोस को वो रेट से करूंगा? हाँ, हाँ, मुझे बताओ अभी लास्ट सम में कैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 14% दिया था, हमने IRR निकाला 14.185%. तो डज इट मीन हम लोग कैश फ्लोस को वो रेट से डिस्काउंटिंग करने वाले हैं? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेट कर दिया कि अगर मैंने कैश फ्लोस को ये रेट से डिस्काउंटिंग कर दिया, हाँ, तो मेरा एनपीवी क्या होगा, 0 हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? तो इन शॉर्ट हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कैश फ्लोस को ये एक स्पेसिफिक रेट से डिस्काउंट किया तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ऑलराइट, हाँ. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जब भी हम लोगों ने IRR निकाला, जब भी मैं ये सब कैश इनफ्लोस बोलता हूँ 2 लाख 4 लाख 6 लाख, तो ये कैश फ्लोस को कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो मेरा एनपीवी 0 होगा. एंड IRR निकालने का पर्पस क्या है? IRR इंडिकेट करता है आपका हर्डल रेट क्या है. हर्डल रेट इज लाइक अ ब्रेक इवन लेवल. ब्रेक इवन लेवल हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने कैलकुलेट किया है, याद है आपको ब्रेक इवन लेवल? Do you remember break even level? What is the meaning of break even level? कि इतना तो अचीव होना चाहिए so that you can be in a situation where there is no profit or no loss, right? Yes. हाँ, अभी अगर हम लोग बोल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा उधर?
हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस इज द सिचुएशन कि इतना मिनिमम मुझे सेल्स या प्रॉफिट अचीव करना है सो दैट आई विल बी इन अ पोजीशन टू मेक नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इससे ज्यादा सेल्स करना तो मैं कुछ कर पाऊँ। वैसे हर्डल रेट आपको क्या बताता है कि कम से कम इतना आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होना चाहिए सो दैट क्या होगा, आपका एनपीवी 0 हो जाएगा। दैट मींस मैक्सिमम मैं कौन से रेट से डिस्काउंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में 14 पॉइंट कितना 18% से, उसके पहले क्वेश्चन में यू कैन डिस्काउंट मैक्सिमम बाय 19.795%। तो उसका मतलब है कि मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ते गया। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर अल्टीमेटली क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। याद है हमने देखा था WACC से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, and same we use for the purpose of discounting the cash flows. Do you agree? Right? हाँ, तो अगर ये 12 का 14 हो गया, 14 का 16 हो गया, 16 का 18 हो गया, still can I survive? 18% डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया तो ये सम में समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ इतना देर। अगर मैंने डिस्काउंटिंग 18% से किया तो कैन आई सर्वाइव? नो। ये एनपीवी क्या दिख रहा है 18% में? आपको एक्सेल शीट दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, तो 18% से डिस्काउंट किया तो कैन आई सर्वाइव? यस, एनपीवी यस। पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि आईआरआर कितना मेरा 19.79%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो कैलकुलेशन तो आप कर लिया, मुझे उसका डाउट नहीं है, आप अभी कैलकुलेशन कर लेते हो, बट उसका मीनिंग समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। 19.79% का मीनिंग क्या है? अगर मैंने कैश फ्लोज 19.79% से डिस्काउंट किया तभी मेरा कैश फ्लो मतलब एनपीवी क्या होगा? 0 होगा। मींस उस लेवल तक आते आते मैंने कौन सा भी डिस्काउंटिंग किया तो भी मेरा एनपीवी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब मैंने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कौन से भी डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट किया, मेरा एनपीवी क्या आएगा? पॉजिटिव। यस। एंड अगर मैंने 20, 21, 25, 30, 40% से डिस्काउंट किया तो एनपीवी क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, मतलब मैंने एक बेंचमार्क रेट डिसाइड कर दिया कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ते 19.79% से आगे नहीं जाना चाहिए। उससे आगे गया तो फिर गए हम लोग। क्यों? बिकॉज उससे आगे अगर आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर गया तो आपका एनपीवी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईआरआर? हाँ सर। अभी आईआरआर जब भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो डिस्काउंट कर लिया वो तो बराबर है। हाँ, बट मुझे बताओ कि चलो शशि बताओ, पहले साल में तुमने 5,40,000 का प्रॉफिट कमा लिया। हाँ, तुम उसको क्या करोगी? उसके साथ वो प्रॉफिट के साथ उड़ा दोगी या उसको री इन्वेस्ट करोगी? री इन्वेस्ट। अभी देखो टेक्निकली ये 5,40,000 मिल गया, मैं उसको उड़ा नहीं दूंगा ना, मैं उसको री इन्वेस्ट करूंगा धंधे में। सिमिलरली 975 जो मुझे मिल रहा है उसको भी मैं क्या करूंगा? बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। तो आईआरआर कंसेप्ट में हैव वी डिस्कस्ड अबाउट री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लोज? नो। लेकिन यही डिस्कशन हम लोग किधर करेंगे? मॉडिफाइड आईआरआर में करेंगे। मॉडिफाइड आईआरआर क्या बोलता है कि एक इन्वेस्टमेंट मैंने किया, कि सपोज मैंने एक एफडी में पैसा डाला, एंड एफडी सपोज एक मैं आपको प्रपोजल देता हूँ, एक एफडी में डालो 1 करोड़ रुपया, आपको 5 साल के बाद 1,50,00,000 मिलेगा। एंड आप बिजनेस में डालो तो आपको 5 साल का मिलके 1,40,00,000 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे? पहला वाला। एफडी वाला। क्यों? बिकॉज एफडी का रिटर्न ज्यादा है, बराबर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिटरमाइन अ रेट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एनुअलाइज रेट, या फिर आपको अगर ये पता है सिंपल एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट पता है? डू यू नो सिंपल एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट? यस सर। हाँ तो सर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट अगर मैंने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ तो 5 साल बाद कितना मिलेगा? वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। हाँ, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाइड आईआरआर में हम लोग अज्यूम करेंगे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो एमआईआरआर में मेन फंडा क्या है हमारा? द कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज फॉर वेरियस ईयर्स
will be reinvested at the given rate of इंटरेस्ट। तो आपको दिया रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट से हम लोग क्या करेंगे, उसको रीइन्वेस्ट करते रहेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, विल डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू। मतलब स्टेप 1 हो गया आपका कि हम लोग कैश फ्लोस को क्या करेंगे, रीइन्वेस्ट करते जाएंगे। दूसरा चीज हम लोग निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस, and then we will determine the rate at which the future value of cash inflows is equal to future value of investment। अभी मुझे बताओ, अगर मैं कैश इनफ्लोस का फ्यूचर वैल्यू देख रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट का भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू देखना पड़ेगा, है कि नहीं? यस। हाँ, अभी तक हमने क्या किया था, कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके प्रेजेंट लेवल पे लेके आए, बराबर है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कंपेयर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ, राइट? यस। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस देख रहा हूं तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, वापस अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस देख रहा हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू देखना है या प्रेजेंट वैल्यू देखना है? फ्यूचर। यस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे इन्वेस्टमेंट का, एंड वो रेट फाइंड आउट करेंगे जहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैचेस विद द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश। ये उसके पीछे लॉजिक है। अभी कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखो। ओके मतलब इन्वेस्टमेंट का रीइन्वेस्टमेंट का रेट या रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10%, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कैश इनफ्लो निकालेंगे लेकिन फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से मुझे बताओ, पीरियड ऑफ रीइन्वेस्टमेंट कितना होगा, पहले साल के एंड में जो कैश इनफ्लो मिला। अनंत बताओ, ये कैश इनफ्लो में कितने साल इन्वेस्ट कर सकता हूं? The cash inflows which you received at the end of the year, वो मैं कितने साल के लिए रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ? Two years. क्या हुआ? 2 years. No. Can anyone else try? 5 years। करेक्ट। क्यों? अभी भी करो ना। देखो, फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने किया तो और कितना पीरियड बचा है प्रोजेक्ट का, 5 साल ना। मैं लास्ट का मुझे सुनाई दिया सर। नहीं मुझे समझा अभी कि फर्स्ट हाँ, ईयर हाँ, के समझा। एंड में अगर मुझे कैश फ्लो मिला तो मैं उसको कितना पीरियड के लिए रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ, 5 साल। 5 years. Yes. सेकेंड ईयर के एंड में मिला, एबी में कितने साल इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 4 years. यस। 4 years। देन 3 2 1 एंड 0। 0 क्यों? बिकॉज 6th ईयर के एंड में मिलेगा, उसको रीइन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता ना मैं। हाँ? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, मैं आपको फॉर्मूला डाल के दिखाता हूं। देखो कैसे करना है आपको, 2 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सो कैन आई राइट 1.1। ये कितना साल के लिए रीइन्वेस्ट करना है? 5। बाय।
हाँ मतलब 1.1 रेज टू 5। आपको ये सिंबल पता है, ये जो ऐसा एरो है ऊपर वाला अपवर्ड एरो, उसका मतलब है रेज टू 5। सेकंड में क्या आएगा पता? raised to 4. 4 lakh raised to 4. Do you agree? Then 6 lakhs. 3. चेक करो। हाँ सर वही आ रहा है फर्स्ट का। गुड। सेकंड सेम आ रहा है। हाँ सर सेम आ रहा है। थर्ड का कितना है? मेरा फर्स्ट का ही अलग आ रहा है। 1.1 into equal to थर्ड का स्क्वायर हो गया क्यूब रेज टू 3, सॉरी क्यूब रेज टू 4 एंड रेज टू 5। 354 आ रहा है। 1.1 देखो 2 लाख इंटू 1.1 किया हाँ इंटू 1.1। अच्छा ओके, मैं पहले 1.1 का रेज टू 5 करके चलेगा उसको 2 लाख चलेगा। कर दूंगी। 1.1 इंटू इक्वल टू करोगे ना तो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बराबर। वापस इक्वल टू करोगे तो क्यूब। 1 एक्स्ट्रा हो रहा है शायद। हाँ फिर रेज टू 4 एंड फिर रेज टू 5, मतलब 4 बार इक्वल टू प्रेस करना ऐसे। 1.61 समथिंग आएगा। हाँ हाँ समझा समझा। हम्म, वो उधर जीटी के नीचे जो 0.9 वगैरह दिखता है उधर 0.6 तक करना है मतलब। हम्म। सर थर्ड का 798,600। करेक्ट। एंड बाकी 3 का बताओ। फोर्थ का 9,68,000। 6 का मैं करता हूँ। 5th का 990। 9,90,000। ऑलराइट, अभी सबका टोटल ले, मतलब टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हुआ?
40 lakh 64,340, right?